A mentor is someone who allows you to see hope in yourself. एक सच्चा मार्गदर्शक वह होता है जो आपके अंदर छुपी हुई उम्मीद को दबने नहीं देता, जागृत करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल केम छो, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक के बिल्कुल एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ये जो मैंने अभी लाइन बोली, ये ओफ्रा विनफ्री करके हैं, जो एक ऑथर भी हैं, एक होस्ट भी हैं, और क्या क्या है मैं क्या बताऊं, इनकी स्टोरी अपने आप में एक वो है, कभी सुनाऊंगा मैं ये। उन्होंने बताया कि एक मेंटर की जरूरत या एक मेंटर क्या होता है, एक मेंटर का काम क्या होता है, वो सब उन्होंने इस एक अकेले वाक्य में बता दिया। जो मेंटर होता है वो आपको सही रास्ते पे लेके जाता है, आपको सही मार्गदर्शन करता है। वो आपके अंदर, जब आप उम्मीद छोड़ चुके होते हो, आपको लगता है कि मैं तो कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगा या मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा, तब वो मेंटर आपको ये बताता है कि आपको ये सही करना चाहिए, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसको निकाल दो, इसको कर लो। यही काम होता है एक सच्चे मार्गदर्शक का। जैसे अर्जुन के केस में श्री कृष्ण मार्गदर्शक थे। उन्होंने उसको बताया ये करना है, ये नहीं करना है। जब वो 13 वर्ष के अज्ञातवास में, तो उन्होंने कहा कि बेटा दिव्यास्त्र की खोज में जाओ पार्थ, दिव्यास्त्र की खोज में। क्योंकि उनको पता था युद्ध तो होना ही है, क्योंकि जिस हिसाब से सर्कमस्टांस, ये नहीं आप भूल जाओ कि कृष्ण भगवान एक भगवान थे, जो वो सर्व ज्ञाता थे, भूल जाओ। आप ये सोचो कि एक बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट स्किलफुल पर्सन थे भगवान कृष्ण। उन्होंने ये सारे सर्कमस्टांसेस देख के देखा कि भाई ये शकुनी है, इसकी अपनी एक रंजिश है, अपनी खुंदस है, उस चक्कर में वो इस परिवार को पूरे को बर्बाद करके छोड़ेगा। दुर्योधन है, वो पूरा स्पॉइल हो चुका है, वो अपने मामा के अलावा किसी की बात सुनता नहीं है, वो पूरा महत्वाकांक्षी हो चुका है। तो उन्होंने, और धृतराष्ट्र है, वो अपने बेटे के अलावा किसी की सुनेंगे नहीं, चाहे सबको हर कोई मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि दिव्यास्त्र की खोज पे जाओ, तपस्या करो, मेहनत करो, ये करो, वो करो। उनको सब कुछ करवाया। जहां 13 साल वो महल में रहा दुर्योधन, उन्होंने करी तपस्या, हर किसी ने, चाहे वो 1 साल का वो अज्ञातवास क्यों ना हो विराटनगर में, वो भी अपने आप में इन सबको एक अलग चीज देके चला गया। तो एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जिस तरीके से अर्जुन का मार्गदर्शन किया, या आप कहें कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की मेरे को स्टोरी जहां तक मुझे याद आती है कि वो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे जहां चंद्रगुप्त मौर्य भी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जगह बैठा हुआ था, और जो बच्चे जब लड़ाइयां हो जाती थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते थे सॉल्यूशन के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य उनका फटाफट सॉल्यूशन वगैरह करा देता था कि भाई ये करो, ये मत करो, ये करो, मत करो। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त जी, उन्होंने जब उसको देखा वहां पर, जब वो वहां गुजर रहे थे, जब वो अपने उधर से आ रहे थे दरबार से, और उनको काफी स्ट्रेस में थे, और जब देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार ये लड़का इतने शांत मन से इन सबकी प्रॉब्लम कितने आसानी से सॉल्व कर रहा है, मतलब इसमें कुछ बात है। और अगर इसको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो ये जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया, आपको पता ही है। तो मेरी ही जिंदगी में, मेरी खुद की जिंदगी में, ये मेंटर्स हर स्टेप पे आते रहे, जिसके कारण न रुका, न थमा, न झुका, चलता रहा। रुका तो किसी ने धक्का मार के आगे कर दिया। जैसे वैष्णो देवी में अगर आप चढ़ाई करते हो, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, खासकर पिट्ठू के साथ, तो अगर मान लो आप ऐसे हो जाते हो लास्ट में, तो वो क्या करता है, वो हल्का सा हाथ लगाता है, बस हल्का सा हाथ करके ऐसे पुश करता है, और आप धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, नॉन स्टॉप। तो यही काम होता है एक मार्गदर्शक का। वो आपको एक हल्का सा सहारा देता है, हल्का सा ऐसे पुश करता रहता है,
आपको अगर मान लो आप राइट में जाओगे तो राइट में लगा के आपको कहेगा नहीं सेंटर में जाओ, लेफ्ट में जाओगे तो वो लेफ्ट में सेंटर करके आपको बिल्कुल सीधे रास्ते पर लेके जाएगा। मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मेंटर हैं, बचपन में भी है, वो अलग स्टोरी है, समझाऊंगा मैं आपको 10th से पहले की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और चाणक्य जी ने कहते थे कि मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, कोई भी आपको कब कोई लाइन बता दे, कोई ऐसी चीज बोल दे। जैसे मेरे बाबा जी ने मेरे को एक लाइन बोली थी और वो मेरे को आज तक ऐसी कंठस्थ है, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा मतलब उन्हीं के लहजे में याद है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। इसके ऊपर पूरा मेरा एक एपिसोड आएगा, इसको समझाऊंगा मैं आपको कि इसका मतलब क्या है कि एक पत्थर तो उछालेगा, आप सोचो तो सही, आसमान में भी सुराख हो जाएगा, लेकिन ये बताने वाला भी तो कोई है, और वो होता है सही मेंटर। वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी माता भी हो सकते हैं, आपका चाचा चाची, बुआ फूफा, कोई भी हो सकता है, आपका कजन भी हो सकता है, आपका खुद का सगा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, हम सुनते नहीं है किसी की। लेकिन अगर आप ये एनालिसिस करके चलोगे कि हाँ यार ये बंदा तो क्या, एक बार सुन तो लूं, समझू जरा, क्या पता मेरा काम हो जाए, हाँ हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। तो मैं आपको बता रहा था लास्ट एपिसोड से कि सारे इस मेंटल ट्रोमा के अंदर जो ये चल रहा था, मैंने जब विनोद अग्रवाल जी आए और उन्होंने कृष्ण के भजन आए तो घर के अंदर काफी अच्छा चल रहा था। तो जब मैंने पहली बार 12th की तो पहली बार 12th के पेपर तो मैं ऐसे ही दे के आया और पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। उसमें आएंगे भी तो 50 नंबर 40 नंबर आएंगे, पापा ने कुछ कराना है तो है नहीं, वही पापा क्या कहेंगे, पापा को क्या कहना था, वो तो यही कहेंगे कि इन नंबरों का कोई फायदा नहीं है, दोबारा करो जब तक परफेक्शन ना हो जाए। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप करके करोगे क्या, इंजीनियरिंग में पैसे देके एडमिशन लेना है। तो इसके चलते जब मैं पेपर देके आया और मम्मी की हालत भी थोड़ी स्टेबल थी, तो मैं मम्मी पापा को बोल के कि मैं थोड़ा अपने रिश्तेदारों से होके आता हूँ, तो मैं करके उनके पास जाने वाला था। तो इससे पहले ये वाला जो 12th था ये तो जा चुका था, ये तो माइंड से आउट हो चुका था, लेकिन एक नई चीज की शुरुआत होने वाली थी। वो थी ये, जब मैं हर जगह घूम के, जो जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपनी बुआ के घर गया। अब बुआ के घर जाके क्या होता है, बुआ सेवा करती है अपने भतीजे की, खूब खाना पीना सब चल रहा है। मेरी भाभियां थी दो, खूब आराम से चिल हो रहा है। मैं 3-4 घंटे वहां रहा ना, लंच वगैरह करके होगा, और मेरे को अगले दिन वापस निकलना। सोचो, अगले दिन मुझे वापस जाना है। शाम को मेरी बुआ जी के छोटे लड़के प्रोफेसर विवेक शर्मा, हम उनको रिंकू भैया बोलते थे, प्रोफेसर विवेक शर्मा, जो कि केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी है, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उनका खुद का एक सेंटर था, द्रोणाचार्य एकेडमी। ये मैं तब की बात बता रहा हूं कि जब मैं गया था। अब तो उन्होंने स्कूल भी ले लिया, अब तो उनका स्कूल भी है, वो स्कूल के अंदर भी पढ़ाते हैं उन्होंने। और उनको पढ़ाने का, वो कहते हैं ना, मैं एक लैंग्वेज बता रहा हूं तेरा समझना इसको, कीड़ा। उनको पढ़ाने का एक जबरदस्त कीड़ा था, समझाने का जबरदस्त कीड़ा था। और वो जैसे उन्होंने अगर पढ़ा दिया तो समझ लो पढ़ा दिया। वो कहते थे कि अगर मैंने एक बार पढ़ा दिया और उसके बाद तुम्हें समझ नहीं आया ना, तो फिर मेरे पे अधिकार है, तुम पे नहीं है। एक बार पढ़ा दिया तो बात खत्म, उसके बाद तुम्हें दोबारा कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें नया क्वेश्चन आना चाहिए उससे रिलेटेड, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो ऐसे टीचर थे। मुझे ये पता था कि हाँ भैया केमिस्ट्री, उनकी एक एकेडमी है और वो केमिस्ट्री उसमें पढ़ाते हैं। वो उनकी खुद की थी, जिसके अंदर IIT, JEE, AIEEE, उस टाइम AIEEE होता था, तो इन सब की तैयारी कराते थे, सारा कुछ, चाहे PMT हो, कुछ भी। तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा अनभिज्ञ था कि मेरे साथ होना क्या वाला है। अब ये सारे तार कैसे जुड़ते हैं वो आप इस एपिसोड में समझना, कि ये एपिसोड कैसे भगवान सारे तार जोड़ता है,
जो होना है वो होके रहेगा। तुम ये मत समझो कि अब जो बुरा दिन चल रहा है उसके बाद कभी अच्छा नहीं आएगा। जब सूर्य का प्रकाश होता है ना तो अंधेरा चला जाता है, और चंद्रमा भी तभी दिखाई देता है जब सूर्य चला जाता है। तो किसी को कुछ आना है तो किसी को जाना पड़ेगा, और वही चीज थी ये पॉइंट। हम डिनर के लिए रेडी हो रहे थे, भैया आते हैं और लक्की तेरे 12th के एग्जाम कैसे हुए? मेरा नाम लक्की था, निकनेम है, अभी भी एक है। मैं कहे भैया अच्छे हो गए। अब मैं क्या बोलूं उनको, क्योंकि जो मैंने आपको एक बार बताया था ना कि अब हर किसी को नहीं पता होता कि घर में चल क्या रहा है। अब मम्मी की तबीयत कितनी खराब है वो हर किसी को नहीं पता, क्यों कितना आप इधर से उधर जाते हैं। उस टाइम अब तो खैर वीडियो कॉलिंग है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हर जगह कोई ना कोई आपको, फिर भी कनेक्शन में आप रहते हो। फिर भी उस टाइम बहुत लिमिटेड टाइम था, फोन्स, मोबाइल फोन्स भी बहुत कम होते थे, और ऐसे करके काफ़ी चीज़ें थी। तो हाँ भी कोई बंदा गया हुआ है मिलने के लिए या ठीक है, आप उस टाइम तो उसको बता दोगे या आपकी बातचीत हो गई, काम खत्म। लेकिन उनको नहीं पता था, कम पता था। तो मैं भैया ठीक हो गया, बस देखो क्या होता है। कहता अच्छा तू आईआईटी की तैयारी करने आया ना यहाँ पे? मैं है जी। क्या तू आईआईटी की तैयारी करने आया ना? इंजीनियरिंग तो करनी है तुझे? मैं कहा हाँ भैया मैंने तो करनी है, मैं तो +1+2 में कंप्यूटर साइंस लिया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है मुझे। तो कहते ठीक है चल। मैं जी कहाँ? कहते कल से तू वहां चलियो मेरी एकेडमी में, रुक जा तू यहाँ। भैया मेरे को तो कल जाना है, वो मम्मी की तबीयत खराब सी रहती है ना, तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा, वो मम्मी के पास कोई है नहीं। तो कहते कोई नहीं, मैं मामा जी से बात कर लूँगा। मैं चलो मैं एक बार बात करके देखता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे करके भैया बोल रहे कि ऐसे ये मैं इसकी तैयारी करा रहा हूँ, तेरे पेपर भी आने वाले हैं इसके, मतलब मई में ही एग्ज़ाम था उसका, AIEEE इंजीनियरिंग का। तो कहते तू दे ले, तो यहाँ पढ़ाई करके चला जाए, एक महीने बाद तेरा पेपर है, यहाँ तेरे को रिवीजन करा देंगे। फिर अब काहे का रिवीजन, मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरा रिवीजन कुछ नहीं है, मेरा तो जो होगा वो फर्स्ट ही होगा। लेकिन फिर भी भाई, फिर पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तू वहाँ रुक जा, तू देख ले। मैं कहा ठीक है। फिर मैं सोचा, मैं कहा चलो 2-3 दिन में जाऊँगा, फिर कहूँगा अच्छा भैया मेरे को जाना है, और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। और मुझे पता था कि क्योंकि मैं वो काम नहीं करता जो मुझे पता है कि ये काम असंभव है। और वो 1 महीने की तैयारी के अंदर, वो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि बेटा पूरे साल अगर मेहनत करी है तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर पूरे साल मेहनत नहीं करी है तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ थी जो मैं अपने ऊपर पूरा इंप्लीमेंट करता था कि मुझे पता है 1 महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं जितना मर्जी मेहनत कर लूँ, दिन रात एक कर दूंगा, 1 महीने में जाके क्या ले आऊँगा, कुछ भी नहीं। लेकिन चलो उन्होंने बोला। फिर भैया तो सुबह हो सकता है रात गई बात गई, लेकिन वो तो सुबह 9 बजे तैयार चल गई। एक रजिस्टर और एक पेन मैं दिला दूंगा तुझे, चल। होगा नहीं ना? नहीं भी, मैं तो वैसे आया था मिलने के लिए। कहते कोई नहीं, रजिस्टर पेन मैं दिला दूंगा, एक रजिस्टर पेन ले ले बस। ठीक है, मैं रजिस्टर पेन लेके उनके साथ गया। तब वो अपनी बाइक पे जाते थे तो मेरे को बिठा के ले गए, चलो जी। अब उनके साथ क्या था कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी का ना एटम बम है, इतनी एनर्जी भरी हुई है उनके अंदर। मतलब अगर वो पढ़ा रहे हैं ना तो वो ऐसे लगेगा जैसे वो खुद ही साक्षात कुछ हो गए हैं। मतलब जैसे पढ़ाएंगे ना तो ऐसे पढ़ाएंगे कि बस डूबे हुए हैं। उस टाइम तो भैया किसी का फोन भी आ जाए ना, वो फोन पटक के फेंक देंगे, वो ऐसा है उनका सीन। तभी भी था। तो उन्होंने मेरे को ऐसा करा कि मैं उनके साथ एक दिन गया, उस वहां गया द्रोणाचार्य अकेडमी में। जाते ही गेट के सामने माँ सरस्वती की एक फोटो लगी हुई थी। अब उनको प्रणाम किया, उसके नीचे एक श्लोक भी लिखा हुआ था। तो मैं 9 बजे जाता था, लेकिन क्लास जैसे 10 साढ़े 10 बजे होती थी कई बार। तो मैं 2-3 दिन जब ऐसे गया, सुनना जरा ध्यान से, 2 दिन जाने के बाद क्या हुआ कि अचानक से जैसे ना मेरे अंदर कुछ होने लगा। जैसे मुझे लगा कि यार इज दिस फॉर अ पर्पज, क्या कोई पर्पज है, क्या है क्या चीज।
क्योंकि हाँ मेरे को इंजीनियर बनना था, कैसे बनूंगा क्या नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ एडमिशन जहाँ हो जाएगा, नहीं कंप्यूटर साइंस मिलेगी तो जो मिलेगा वो ले लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन वो 3-4 दिन जाने के बाद कुछ चेंज आना शुरू हुआ मेरे अंदर। क्यों? मैं डेली उनके साथ जाता था, लंच में वापस आता था, वहाँ मेरे भाभी जी होते थे, खाना वगैरह उनके साथ खाता था। उनके खाने का क्या आनंद आता था यार, घिया दाल की सब्जी, वो मज़ा आता था। फिर उनके साथ वापस आता था, फिर उनके साथ जाता था। मतलब आप सोचो मैं सारे दिन उनके साथ रहता था और उनकी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं तो एक नेगेटिव एनर्जी का भरा हुआ था। नेगेटिव एनर्जी मतलब मेरे माइंड में मैं नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, लेकिन क्योंकि घर के अंदर जो मेरे नकारात्मक हालात थे उसके कारण मेरी बॉडी के अंदर, मेरे शरीर में अंदर काफ़ी कुछ चलता रहता था। घर की टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, या मैं लगा लो मैं कैजुअल हो गया था। हो सकता है एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता कि मैं शायद पढ़ाई से मेरा मन उब जाता, मैं इजी लेके चलता, और मैं हो सकता है कि मैं एक टाइम के बाद इस सिचुएशन पे पहुंच जाता था कि मैं अपनी मम्मी पे ही दोष दे देता सारी चीजें, कि ना आपकी तबीयत खराब होती, ना अगर मामा जी की डेथ होती, ना कुछ ऐसा होता तो शायद पता नहीं मैं कहाँ होता। लेकिन भगवान तो कुछ हो ही जाता था। वो लीलाधर मुरलीधर, उन्होंने पहले वो मेरी जिंदगी में मेरी मम्मी को ठीक किया, और वो ठीक हुए तो मैं घर से 3-4 साल बाद पहली बार बाहर निकला। मैं कुरुक्षेत्र आया, कुरुक्षेत्र नगरी, जहां गीता का उपदेश दिया उन्होंने, जहां महाभारत का युद्ध हुआ। वहां पर आने के बाद मुझे एक मार्गदर्शक मिलता है सिर्फ कृष्ण जी जैसा, जो मुझे ये कहता है कि तू ये करने आया है ना, तेरा मतलब ये करने आया है, मतलब कि जैसे सामने से मुझे कह रहे हो कि तुझे यही करना है। दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, फ्रॉम फेलियर्स टू पर्पस। कि ये शायद पर्पस है मेरी जिंदगी का। तो वहां मैं डेली जाता था। फिर धीरे धीरे क्या होगा, मैं जल्दी चला जाता था। एक मैथ्स के सर थे, अतिल सर हमारे, वो बहुत अच्छे थे वो भी। तो मैं क्या करता था, मुझे आदत पड़ गई कि वहां धूप बत्ती करने की आदत पड़ गई। तो जैसे वहां धूप बत्ती होती थी, मां सरस्वती की पूजा होती थी, तो वहां श्लोक लिखा हुआ था। बचपन में मुझे इतना आता था, लेकिन वहां मैं डेली उसको पढ़ने लग गया। और अब आप समझना कि मैं पढ़ रहा हूं, या कुंदे तु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चतुशंकर प्रतिभिर देव सदा वंदिता, सामा वादु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। और इसके बाद ये पूरे श्लोक, इसके जितना मैंने बोला इतना और है, पूरे श्लोक को मैं डेली पढ़ता गया। धीरे धीरे इसका मेरे अंदर समा गया। ये शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामादम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारणीम भवदयाम जाडंधकारापहम हस्ते स्फाटिकम वालिकम विदंती पद्मासने संस्थिताम वंदेता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि प्रदाम शारदाम। डेली ये मैं उच्चारण करने लग गया श्लोक। और ये जो श्लोक की ताकत है ना, अभी भी मैंने ये बोला है, आप ये लगाओ कि मेरे जैसे रोंगटे से खड़े हो गए, मेरे अंदर कुछ एक आगे, मेरी आंखों के अंदर एक जल का प्रवाह शायद हो जाए, ऐसा हो रहा है। तो मैं डेली वो उच्चारण करता और उतना ही ज्यादा मेरे अंदर जैसे पावर आने लग गई। बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि प्रदाम शारदाम। और जैसे शारदा माता ने कहा कि बेटा अब आ चुका है तेरा अगला सत्र, बहुत हो चुका, अब तेरी पढ़ने की बारी आ गई है, अब तू आ गया यहां और तू मेरी आराधना कर रहा है ना, तो बेटा विद्या तो कैसे नहीं मिलेगी, जो विद्या की देवी है, जो कह रहे मैं खुद मांग रहा हूं, हे मां बुद्धि प्रदान शारदाम। तो माता ने जो कृपा मेरे पे बरसाई है मैं बता नहीं सकता। 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद मैं वापस चला गया। 1 महीने के बाद मैं वापस कुरुक्षेत्र गया और हम दोनों भैया काफी, क्योंकि 1 महीने में इतना अटैचमेंट मेरा भैया के साथ हो गया था कि जो वो छोड़ रहे थे, तो जाना जरूरी है क्या, मगर भैया वो पेपर तो देना ही है ना, जो आपने बोला है। आंखों में दोनों के आंसू के जैसे एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे।
आज कुरुक्षेत्र के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। दून स्कूल लाडवा के अंदर एक है, वो उन्होंने परचेज कर लिया। वहां पर बच्चों को पूरा क्या कर रहे हैं वो काम, मैं क्या बताऊं। अब रेजोनेंट क्लासेस करके उनका है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर मैं बता रहा हूं वो अपने आप में खुद एक मेहनत की एक ऐसी मिसाल थे कि जिनको देख देख के भी, क्योंकि आज जब मैं देखता हूं कि यार ही इज एन एंटरप्रेन्योर एट दैट टाइम, ही वाज एंटरप्रेन्योर एट दैट टाइम। एक एंटरप्रेन्योर भी थे, एक मेंटर भी थे, हर किसी को सही शिक्षा देना, कभी कुछ ऐसा कुछ ना बोलना, हर किसी को एक आगे करनी, तू तो अच्छा ही करेगा, चाहे वो बंदा खुद कितना भी डिगरा ऐसे हो, वो उसको ऐसे करते थे। नहीं, वो बंदा नहीं मैं ऐसा नहीं, नहीं मैं नहीं, ऐसे थे। तो ये 1 महीने तक चलता रहा। मां सरस्वती की कृपा मेरे पे बसी हुई। मैं अपना पेपर दे के आया, AIEEE का एग्जाम, उसका रिजल्ट भी आया। क्या रैंक आया था मेरा, क्या बताऊं मैं, मतलब मैं बताने लग जाऊं ना 1 घंटे का एपिसोड हो जाएगा। मतलब उसके 2,43,538 -21 नंबर। मैंने आपको बताया था ना कि 1 महीने की तैयारी में कुछ भी नहीं होगा, आपको साल भर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मैं हर एक बच्चे को बोलना चाहता हूँ, हर एक जो CBSE के अंदर जो बच्चा भी +1 +2 में पढ़ रहा है, या 10th में पढ़ रहा है, या 9th में पढ़ रहा है, और अगर वो IIT JEE की तैयारी कर रहा है, JEE एडवांस की तैयारी कर रहा है, बिट्स प्लानिंग की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की वैल्यू और किसी भी की तैयारी कर रहा है, आप ये सोचो ना कि एक बार मैं 12th की एग्जाम दे दूं फिर मैं पढ़ाई करूंगा, नहीं, पहले से करनी पड़ती है। वर्ल्ड कप 2011 में धोनी ने जिताया था ना, 4 साल पहले उसकी तैयारी शुरू कर दी थी उसने, तो जाके 2011 के वर्ल्ड कप में जीते। तो उसको पता था कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलेगा, उसको कैसे आउट करना है। तो ये बात जरा ध्यान में रखना, कुछ करना है तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, एन वक्त पे कुछ नहीं होता। जैसे मेरे एक भैया हैं सोनू भैया, उन्होंने बोला था कि अगर तू पूरे सेमेस्टर पढ़ेगा ना तो तेरे आएंगे अच्छे नंबर, और अगर तू सोचेगा कि प्रिपरेटरी लीव होती है PL, जो पेपरों से 10-15 मिनट पहले अगर उस टाइम तो पढ़ेगा तो हाँ तो पास हो जाएगा, 40-50 नंबर आ जाएंगे। और अगर अच्छे नंबर लेने 80-90 नंबर, तो वो तेरे को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात जरा ध्यान रखने वाली बात कि तैयारी करो ऐसी जो चलती रहे, रुके चले वो कहीं नहीं पहुंचता भाई, वो वहीं रुक जाएगा, थक जाएगा वो। थकना क्यों है, थकना ही तो नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम चढ़े चलो, आगे बढ़ते रहो, बस चलते जाओ। चलोगे तभी अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, वहीं रुक जाओगे, थम जाओगे तो कुछ नहीं होगा। या हालात को कोसोगे, यार उस फला के कारण ऐसा हो गया, उस फला के कारण ऐसा हो गया, ये अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, कोरोना आ गया इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे को ये बीमारी हो गई, मेरे घर में कोई ऐसा मर गया। तो इतिहास आपसे ये नहीं पूछेगा, इतिहास तो ये कहेगा कि आपने गड़बड़ की, आप अपने हालात के आगे घुटने क्यों टेके, आप आगे क्यों नहीं बढ़े। तो पॉइंट पे आता हूं। तो वो उसके बाद में पेपर देने गया, मेरा रैंक आया, कुछ नहीं आया। उसके बाद मैं दोबारा से कुरुक्षेत्र चला गया, फेल हो गया, 12th में फेल हो गया, आराम से खुशी से। मैं बोला ना फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, फेलियर्स को एक्सेप्ट किया और आराम से गया। भैया 12th में फेल हो गया, कोई बात नहीं, मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ना है, ठीक है, आ जा फिर। और मैं लगातार वहां पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर चीज मैंने वहां से पढ़ी। इंग्लिश में पढ़ता नहीं था, इंग्लिश तो मेरे को पता था मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तीसरा चौथा कंप्यूटर था, वो भी मेरे को जरूरत नहीं थी। ये सब मैं करता गया। और उसके बाद सितंबर आया, ये बात थी जून, जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर में कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर मेरी जिंदगी बदल दी। एक मेंटर आया मेरी जिंदगी में जिसने मुझे बताया कि भाई तुझे ये करना है, तेरा ये पर्पस है। मैं पर्पस पे था और मैं उस पर मेहनत कर रहा था उस हिसाब से। माँ सरस्वती की विद्या देन हो चुकी थी मेरे ऊपर और मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, कंसंट्रेशन से काफ़ी अच्छा था। और मुझे अप्रिशिएशन भी मिल रहा था कि हाँ नहीं अच्छा।
लेकिन अब क्या हुआ, जिसने ऐसा कुछ कर दिया कि मतलब परिकल्पना भी नहीं कर सकते आप। मेरी जिंदगी में भैया ऐसे नहीं है, ऐसे तो ना बना रहा हूं मैं कि कुछ भी आऊंगा बोलता चला जाऊंगा। उतार चढ़ाव तो आएंगे, और ऐसे ही उतार चढ़ाव अब आए थे मेरी जिंदगी में। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं मैं यहाँ पे। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना करें। और अगर आपने पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ बाकी के एपिसोड जरूर सुनिएगा, बहुत इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल है। जिसको भी आपको लगता है सुनना चाहिए, कोई बच्चा है 9, 10, 11, 12 में, प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए, उसका भला हो जाएगा। उसको समझ में आएगा कि नहीं, जिंदगी के अंदर अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा, और कुछ चला गया है तो आएगा वापस आपके पास। तभी मैंने कहा फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। फेलियर से सक्सेस आएगी, सक्सेस से वापस फेलियर्स आएंगे, लेकिन रुकना नहीं है। फेल 1, 2, 3, 4 10 स्टेप के बाद 11वीं स्टेप सक्सेस है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने काम पे लगे रहिए, काम को मत छोड़ना। अभी मैं आपको धर्म समझाऊंगा कि धर्म क्या होता है, अभी अगले एपिसोड्स के अंदर आपको मजा आ जाएगा सुन के। तो खुश रहिए, प्यार बांटिए, सबको खुश रखिए। आप घुसो कहीं पे, लोग खुश हो जाएं, बस। और क्या चाहिए यार दुनिया में। माँ बाप की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, क्योंकि वो जो ज्ञान दे देंगे, वो कोई क्या कहते हैं, एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो। तो क्या आपके एक्सपीरियंस दादा दादी के पास नहीं बैठ सकते, नाना नानी के पास नहीं बैठ सकते? बैठो, ज्ञान लो, अर्जित करो, अपने अंदर समाओ। खुद गलती से अच्छा है कि दूसरों की गलतियों से सीख के आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ोगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।